अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, महंगाई आज की सबसे बड़ी हकीकत है। ऐसी अफरियत है जिससे आम आदमी बड़ा परेशान है। अगर आम आदमी इस महंगाई की वजह से, अपने अखराजात की वजह से सो नहीं पाता, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं आंख उनकी भी नहीं लगती, चैन से वो भी नहीं सोते। तकलीफ समझते हैं, दुख समझते हैं, परेशानी समझते हैं। आम आदमी की क्या परेशानी है, किस शहर में बसने वाले किस शहरी को क्या दुख क्या तकलीफ है, इमरान खान साहब कहते हैं वो इससे मुतालिक जानते हैं। शायद यही वजह है इमरान खान साहब ने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि यूं लगता है कि वो करके दिखा रहे हैं कि उसका इदराक उन्हें है, वो तकलीफ वो समझते हैं। दैट इज द रीजन कि सोशल वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट इमरान खान साहब ने जिस तरह उस पर बात की, रियासत मदीना के उसूलों पर पाकिस्तान की रियासत को कायम किया जाए, इसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आम आदमी के लिए उसकी फलाह बहबूद के लिए जो मंसूबे शुरू किए जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मुफ्त इलाज के लिए कौमी सेहत कार्ड, जिस पर कल हमने प्रोग्राम भी किया था, पनागाहों का क़याम है, एहसास प्रोग्राम है। ऐसे मुतादिद प्रोग्राम्स हैं, प्लान्स हैं जो कि रियासत पाकिस्तान में इस वक्त हम होता देख रहे हैं। चूंकि ये सारे प्लान्स अपनी जगह, बट जो कल इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान किया गया कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए 15% उनकी जो तनख्वाह है उसमें इजाफा किया जा रहा है। ये क्यों कहा गया? चूंकि महंगाई तो है, अब महंगाई का मुकाबला कैसे करना है कि फीकस आमदनी को बढ़ाना है। अब इमरान खान साहब ने ये जो किया, ये क्यों किया? चूंकि जिसका हवाला मैंने पहले दिया कि इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्हें इदराक है आम आदमी का। क्या कहा था इमरान खान साहब ने जब उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। 23 जनवरी 2022 आपका वज़ीर आज़म आपके साथ, इमरान खान साहब ने क्या कहा था, एक हिस्सा आपको सुनवाते हैं। मैं जब सुबह 1 घंटा उठता हूं, 1 घंटे के अंदर अपने मोबाइल पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मुल्क में किस तबके के ऊपर क्या गुजर रही है। तो मैं आपको फिर से ये कह दूं कि ये सबसे बड़ा मेरे लिए, अगर आप कहें ना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है, वो सिर्फ महंगाई है। इस दर्द का अंदाज़ा उनकी गुफ्तगू से भी लगाया जा सकता है और उनकी आंखों में देख कर भी लगाया जा सकता है। और इसी हवाले से जब हम बात कर रहे हैं कि 15% तनख्वाहों में इजाफा, तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन साहब ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहों में 15% मजीद इजाफा किया गया है और उस वक्त में जब मुल्क में मईशत अपने पांव पर खड़ी हो रही है। इंशाअल्लाह 1 साल में आमदनी में मजीद इजाफा होगा। इमरान खान पाकिस्तान को इस्लामी फलाही मुमलिकत बना रहे हैं और तमाम इक़दामात इसी मंशूर को सामने रखकर लिए जा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर एक सवाल भी है कि इस सब के दरमियान आखिर रुकावट कौन है, हायल रुकावटें कौन सी हैं? इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया, यानी हुकूमत ने अपना काम कर दिया, लेकिन प्राइवेट इदारे क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या कर रहा है? मुझे याद है जब इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया इंडस्ट्री में जो इदारे हैं वो पास ऑन क्यों नहीं करते अपना प्रॉफिट, और उसमें एक इदारे ने फिर ये स्टेप लिया भी, बाकी इदारे क्यों नहीं लेते? और इसी तरह मैं मीडिया के अलावा भी इंडस्ट्रीज की बात करूंगा, कमाते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सेठ अपना ही माल बनाते हैं और लेकर निकल जाते हैं। जो उनका एम्प्लॉय है उसकी जिंदगी में फर्क क्यों नहीं पड़ता, तब्दीली क्यों नहीं आती? वो अगर पहले परेशान था तो आज भी परेशान बदहाल क्यों है? तो जिम्मेदारी सारी रियासत पर या हुकूमत पर नहीं है, कुछ जिम्मेदारी उन इदारों पर भी है जिनके वो एम्प्लॉयज हैं कि उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो इसका ख्याल नहीं करते। एट द सेम टाइम जो इकदामात लिए गए हैं 2, 2.5, 3, 3.5 सालों में, आज हम उस पर बात भी करेंगे कि कैसे सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया इशफाक तौला साहब ने, माहिर मौशियात हैं, रुकन है निजकारी टैक्स इस्लाहात कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले इमरान खान साहब का कल का ऐलान, उस पर प्लीज कमेंट कीजिएगा। 15% सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफा, डिस्पैरिटी अलाउंस, हाउ सिग्निफिकेंट इज दैट कि महंगाई है, उससे मुकाबला करने के लिए एक स्टेप लिया गया कि आपकी आमदनी में इजाफा किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये टारगेटेड सब्सिडी हम उसको कहते हैं। बिल्कुल। और कभी भी किसी की भी इनकम में इजाफा हो, उसका मतलब है उसके परचेजिंग पावर में इजाफा हो रहा है। और अगर परचेजिंग पावर में इजाफा है तो ये हमेशा अच्छी एक नेक शगुन होता है। और मेरे ख्याल से इस किस्म के इक़दामात से ज़रूर आपकी जो आम आबादी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। वैसे साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि हम क्या ये टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं, क्या हम इन चीज़ों को चला सकेंगे लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल है कि नहीं? जी। अब आप IMF के प्रोग्राम में सब्सिडीज़ का आपको मना किया गया, बट मेरा ख्याल है जो निचले तबका है उसकी सब्सिडी के बारे में ज़रूर उन्होंने कहा है कि आप देते रहें। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ में जो हम हमेशा 300 यूनिट तक की
जब हम कहते थे कि जी वहाँ इजाफा नहीं होगा, अब उसको गिरा के 200 यूनिट पे कर दिया गया। बाकी अगर आप देखेंगे तो आपकी अफरात ज़र में जिस तेज़ी से इजाफा होता है, उस तेज़ी से आप इजाफा नहीं कर सक रहे लोगों की आमदन में। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, और मैं समझता हूँ कि आप इस तरीके से टारगेटेड सब्सिडी दे के एक हद तक तो फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, मगर ये आपको हमेशा के लिए फ़ायदा नहीं देगा। अच्छा। और इसमें बस बतदरीज आपको इजाफा करना पड़ेगा, और एक रियासत के पास जब वो फंड नहीं होगा तो फिर रियासत किस तरीके से बिल्कुल देगी? ठीक है। मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है इससे बेहतर यही है कि आपकी जो अनस्किल्ड लेबर है, एक्चुअली पाकिस्तान की जो खासा है, जो आपके असासे हैं, उसमें आपकी ज़रूरी ज़मीन है और आपकी अनस्किल्ड लेबर है, बिल्कुल। उनके लिए आप वो प्रोग्राम बनाएं जिससे इनकी आमदन में खुद ब खुद इजाफा हो। ओके। देखिए, आप दुनिया की महंगाई की जब हम बात करते हैं तो दुनिया की 10 टॉप 10 महंगे कंट्रियों में पाकिस्तान का नंबर तीसरा आता है। अर्जेंटाइन, टर्की के बाद पाकिस्तान आता है, और चौथे नंबर पर ब्राज़ील है। 51% महंगाई है अर्जेंटाइन में, और पाकिस्तान में 13% अब हो गई है, और 14.7% टर्की की है। मगर आप जब दूसरी तरफ जब आएंगे, इन कंट्रीज़ को अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम सबसे लोवेस्ट है हमारी, $1189 पर कैपिटा। सही। और अगर मैं देखूं उसको आगे लेके चलता हूं, और वेज रेट पे मैं देखता हूं तो 0.62 सेंट पर आवर आपका मिनिमम वेज है हमारा, जबकि दूसरी मईशतों में ये 3, 3.5, 1.5 इस किस्म का है। तो अगर आप फर्ज करें, अगर यही वेज रेट अगर 1.2 कर दें आप, यानी उसको सिर्फ डबल ही कर दें, सही। तो महंगाई का असर आपके लोगों पे नहीं रहेगा। जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन पैसे कमाते हैं और अपने एम्प्लॉयज से शेयर नहीं करते, तो ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि कुछ मिनिमम वेज रेट आप रख दें। देखें, हमेशा एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो स्विमिंग टाइड के साथ करता है। सही। तो ये कहीं नहीं होगा कि वो अपनी इंडस्ट्रीज बंद करके चले जाएंगे, मगर ये ज़रूरी है कि आप रियासत माँ है, बिल्कुल है, और माँ को अपने बच्चों का ख्याल रखना है। सर कथा कलामी की माजरत, लेकिन इसी माँ ने कोविड में ख्याल तो किया। जैसे कि अगर मैं कहूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद नहीं की, जैसे कि मैं कहूँगा अगर कहा गया कि अपना घर स्कीम, नया पाकिस्तान की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक तो खोला गया, और जिस तरह हमने उसमें देखा कि खासी बेसिड है। इसका मतलब यह है कि सर सरिये वाले का काम भी चल रहा है, टाइल वाले का काम भी चल रहा है, ईंटों वाले का काम भी चल रहा है, मजदूर को रोजगार भी मिल रहा है, यानी ख्याल तो रखा गया। फिर माँ ने ख्याल तो रखा। देखिए, माँ ने ख्याल रखा, मगर वो जो ख्याल था ना, वो मैं पहले से ही कहता था कि सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा। आज आप देखें, आबाद की और बड़े बड़े पेज की ऐड आती है कि जी हम मर गए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये डे 1 से मैंने कहा था, और मीडिया पे ही कहा है, मैंने अलल ऐलान मैंने बात की है डॉन न्यूज़ पे, कि ये सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज कि आप जो बात कर रहे थे, आप चाह रहे थे 1/3 ऑफ योर GDP, 15,000 अरब आप ऐड करना चाह रहे थे 3 सालों में, जो कि नामुमकिनात में थे। और फिर एक हद तक नॉर्मली क्या होता है, ऐसे फायदे लोग, चंद ही लोगों ने उठाया होगा जो एमनेस्टी लेके चले गए, तो उस पर नज़र रखनी थी। और हमने, जब मैंने शुरू में लिखा था अपना एक, जब उस पर हमने उस पैकेज पे जब हमने अपनी कमेंट्री लिखी थी, उसमें मैंने पॉइंट्स टू पॉन्डर में ये लिखा था कि जब तक एस्क्रो अकाउंट में आप पैसे नहीं डलवाएंगे, इसमें आपका फ़ायदा नहीं होगा। और आज इस बात की ज़रूरत है कि उस चीज़ को अगर आप पहले से ही इस पर अमलदारी करवा देते तो मेरा ख्याल नताइज बहुत अच्छे हो सकते थे। सही। मैं आप खुद बताएं, अगर 50 किलोमीटर दूर आपको मैं कहूँ कि मैं आपको देता हूँ 22,000 रुपये की किस्त आपने मुझे देनी है, तो कौन लेगा? लेकिन सर नए शहर तो ऐसे ही आबाद होंगे। नहीं, मगर वहाँ पर अगर वहाँ पर आप उनको रोज़गार के मौके फराम करें। लेकिन सर वो एक दिन में तो नहीं होगा, इज़न्ट इट? मगर आप, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर 2 साल में मैं इनको बसा दूं वहाँ पर और कहूँ कि जी 25 साल में आपके लिए रोज़गार के मौके, लेकिन कहीं से तो आगाज़ होना है। आगाज़ इस तरीके से होना होता है कि पहले जब आप शहर बसाते हैं ना, इंडस्ट्री बसती है, तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि पहले घर नहीं, पहले इंडस्ट्री लगनी चाहिए? इंडस्ट्री लगनी चाहिए। ठीक, ये पॉइंट आपका आगे। ये देखें, ये होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, हम हमेशा जो चीज़ को देखते हैं सही मायनों में, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितना जन्म देगा। फ़र्ज़ करें अगर एक इंडस्ट्री लगती है, उधर 6,000 लेबर आते हैं, तो 6,000 लेबर का मतलब है अगर 4 की एक फैमिली है तो 1,500 फैमिलीज वहाँ आबाद करनी है आपको। ठीक। ऑटोमेटिकली 1,500 घर आप दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली एक प्रोविजन स्टोर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली पार्क बन जाएंगे, हर चीज़ बन जाएंगी। तो ऐसी अगर आप एक इलाकों में इंडस्ट्रियल जोन में 10 इंडस्ट्रियाँ लगा दें तो 15,000 वैसे ही आ जाएंगे। इन चीज़ों को आपको तदारुक करना चाहिए था। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत पे तो मैं शक कर ही नहीं सकता, मैंने देखा है उनका माशाल्लाह, मगर जो एडवाइज़र थे ना इनके, मेरा ख्याल है उसमें कुछ
मेरे जैसे नाअहल हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद, और बेहतरी की गुंजाइश तो सर हर जगह पर रहती ही है। नहीं, मगर देखें अब एक हद हो जाती है, उस हद से पार जब हो जाती है ना, तो मेरा ख्याल है फिर बेहतरी जो है ना, फिर इंसान को समझ नहीं आती। तो मैं ही समझता हूँ एक कड़ा वक्त होता है इंसान के लिए, अल्लाह करे आप समझते हैं जैसे, और मेरी भी दुआ यही है कि बेहतरी आ जाए। बेहतरी आ जाएगी तो कोई बात नहीं, मगर इट इज़ टू लेट इन द डे। ठीक, अब चूंकि सर 2 सवाल मैंने किया, आपने वो कहा सस्टेनेबल नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे ये भी गाइड कीजिएगा कि कोविड के हालात में जिस तरह सनतों को सब्सिडी दी गई, क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, क्या वो सस्टेनेबल था? बिल्कुल। ओके, जो आपने टर्फ फैसिलिटी दी 500 अरब की आपके पास, आपको जो गया रुपी में, और इसके लोकल इंडस्ट्री के भी मेरा ख्याल है अगर इसको टोटल मिला लें तो 1.5 ट्रिलियन की आपकी इंडस्ट्री लगी, इसमें मेजॉरिटी टेक्सटाइल लगी। राइट, 65% ऑफ योर एक्सपोर्ट इज टेक्सटाइल। तो जब हम उसको देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको आगे आके काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में 2 चीज़ों का बहुत बड़ा अंसर होता है, एक आपकी कॉटन की प्राइस और दूसरी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपकी कंपटीशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम है तो आपको ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेंगे। मगर मैं सिर्फ एक चीज़ को देखता हूँ जब इंडस्ट्री की तरफ से, तो इंडस्ट्री की तरफ से आज मैं 1988 के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को देखता हूँ और आज इसको देखता हूँ तो उसकी वेल्थ में, जैसे आपने भी कहा, मेरा ख्याल है कई गुना इजाफा हो बिल्कुल गया। ऐसी है। जबकि आज भी वो रोना धोना शुरू ही होता है कि मैं लुट गया, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया। बिल्कुल तो उन ठीक। चीज़ों का तदारुक रियासत करती है, हुकूमत करती है। बिल्कुल ठीक है, जब हुकूमत करेगी उन चीज़ों का तदारुक, और जब ट्रूली अकाउंटेबिलिटी आप करेंगे, देखें हम हमेशा हर जगह कहते हैं कि जी प्राइस इंटरनेशनल होगी। सही है, आप गेहूं की वीट की सपोर्ट प्राइस देते हैं इंटरनेशनल, कॉटन की प्राइस बिकती है इंटरनेशनल, अपना सीमेंट बिकती है बिल्कुल इंटरनेशनल, ठीक। सरिया बिकेगा इंटरनेशनल, सही है। चीनी बिकती है इंटरनेशनल। बिल्कुल ठीक। सिर्फ एक चीज़ है जो लोकल है, वो वेज रेट है। बिल्कुल ठीक है सर, इसको कंटिन्यू भी कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे एक और टॉपिक भी शामिल करना है। आज एक बड़ा दिन इस लिहाज से भी था कि थोड़ा एग्जांपल इस तरह कोट करता हूं कि बचपन में स्कूलों में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि एक ही क्लास में स्टूडेंट्स होते थे, टीचर ग्रुप बना देती थी और फिर उस ग्रुप का इम्तिहान लेना, फिर मुख्तलिफ ग्रुप से उनका मुकाबला, बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता था। लगता है कि ऐसा ही कुछ कंपटीशन हुकूमत में भी हुआ है, वजारतों के दरमियान बड़ा हेल्दी से कंपटीशन है, जिसमें आज रिजल्ट शीट सामने आई है, तारीफी इसनाद से नवाजा गया है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज को, जिसमें मुराद सईद मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, उनको सबसे ज्यादा नंबर दिए गए हैं। उनके हवाले से हम कह सकते हैं कि यंग तरीन मिनिस्टर, और सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और अगर हम उसके बाद बात करें तो असद उमर साहब यानी एनसीओसी का किरदार हमें बहुत जबरदस्त नजर है, एंड सानिया निश्तर साहिबा SAPM सेनेटर सानिया निश्तर साहिबा, उनकी हम बात करें और उनके एहसास प्रोग्राम ने, जिस पर मैं हमेशा तारीफ बहुत ज्यादा करता हूं, चूंकि हमें उसका स्कोप भी नजर आता है और जिस तरह से सानिया साहिबा काम कर रही हैं, हमें डोर टू डोर कैंपेन्स उनकी नजर आती हैं, मार्केट के विजिट करती हैं, लोगों से मिलती हैं, उनका एहसास करती हैं। तो चूंकि सानिया साहिबा टॉप 3 में आई हैं और आज बड़ी बात, उन्होंने वक्त भी निकाला हमारे लिए। सानिया साहिबा थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरा और मेरी टीम की तरफ से अफसोस भी, आपकी वालिदा का इंतकाल हुए चंद रोज पहले, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सानिया साहिबा थोड़ा सा आ जाते हैं आज के दिन के हवाले से। जब ये मालूम हुआ कि टॉप 10 में आप हैं, 3rd नंबर आपकी मिनिस्ट्री का है, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? पहले से मालूम था या आज ही मालूम हुआ? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। हमें कुछ दिन से मालूम था। जो हमारी क्वांटिटेटिव रैंकिंग थी उसमें तो हमारी मिनिस्ट्री सबसे टॉप पे थी, मगर फिर साथ क्वालिटेटिव जो असेसमेंट भी हुई तो उसमें फिर हम नंबर 3 आए। ठीक है, अच्छा सानिया साहिबा थोड़ा सा प्लीज बताइएगा वैसे मयार क्या था, ये जांचने का मयार क्या था? जी इसमें जो 70% मार्क्स थे वो क्वांटिटेटिव असेसमेंट के थे और 30% मार्क्स जो थे वो क्वालिटेटिव असेसमेंट के थे। जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट थी वो एक परफॉर्मेंस अग्रीमेंट थे प्राइम मिनिस्टर के साथ हर मिनिस्ट्री के, और उसमें क्वार्टर वाइज डिलीवरेबल्स थे। अच्छा, तो वो उन पे जांच होती थी कि जो आपने क्वार्टर वाइज आपके डिलीवरेबल्स हैं वो आपने किस हद तक अचीव किए हैं, अगर नहीं अचीव किए तो क्या आपकी कोई इंटरडिपेंडेंसी थी इस वजह से आपने अचीव नहीं किए।
सही। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं, जो टारगेट सेट किए जाते हैं किसी मिनिस्ट्री के अंदर, स्पेसिफिकली अगर मैं आपकी मिनिस्ट्री की तरफ आ जाऊं, तो ये टारगेट क्या आपकी टीम आप खुद सेट करते हैं और फिर उन टारगेट्स को अचीव करते हैं, या कि इन योर केस चूंकि इमरान खान साहब के दिल के बड़ा करीब है ये मामला, एहसास का मामला, क्या टारगेट को इमरान खान साहब भी देते रहे हैं? इस पहले ऐसा होता है कि जो पहली दफा जब टारगेट सेट हुए थे तो वो मिनिस्ट्रीज ने खुद ही दिए थे। अच्छा। फिर जब नया माली साल शुरू हुआ तो जो टारगेट सेटिंग का प्रोसेस हुआ उसमें एक पीयर रिव्यू का प्रोसेस भी था। तो जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अंदर जो रिफॉर्म यूनिट है जो इसको देखता है, शहजाद बाग साहब की निगरानी में उनकी एक कमेटी थी, और जो टारगेट हर मिनिस्ट्री ने दिए थे वो मिनिस्ट्री के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि नहीं, ये टारगेट जो है ये थोड़ा सा आप अंडर शूट कर रहे हैं, ये ओवर शूट कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री के बहुत ज़्यादा टारगेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री के का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें उनकी फीडबैक ये थी कि आपके टारगेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको थोड़ा सा आप कम करें। तो आई थिंक फिर हम कोई 80-90 टारगेट्स से शुरू हुए थे और उनकी एडवाइस पे हम इसको कोई 60 टारगेट्स तक ले आए थे। अच्छा, सना साहब, टारगेट्स तो ज़ाहिर है माशाल्लाह सेट किए, जिस तरह अचीव किए, मैं आगे चल के पूछूंगा भी आपसे कि व्हाट आर द न्यू टारगेट्स, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स में ये भी मैंने आज देखा, तनकीद की जा रही थी और उन्होंने कहा कि शहरी ये कहते हैं कि जो चूजे दिए गए थे उसमें से 50% मुर्गियां बनी, वो सोचते थे कि ये मुर्गियां बनेंगी, अंडे देंगी, वो उनकी गुर्बत का खात्मा होगा। अगर नज़र से खबर आप पे गुजरी तो व्हाट्स योर रिस्पॉन्स ऑन दैट? मैं तो यही कहूंगी कि इस किस्म की बातें इतने अहम फोरम पे करना मुझे अफसोस होता है, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि एनालिस्ट को चाहिए कि वो प्रोग्राम को समझें, ये समझें कि क्या कंसेप्चुअल ऑपरेशन थी, क्या स्ट्रेटजी है, क्या पॉलिसी है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, उसकी डिलीवरी कैसे मेजर हो रही है, उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस के लिए हम कोर्स करेक्शन क्या कर रहे हैं। एहसास में बहुत से प्रोग्राम है, उसमें एक प्रोग्राम सफालत है, तलीमी एहसास, बच्चों की तलीमी वज़ायत है, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, एहसास राशन है जो अब मोमेंटम पकड़ेगा अगले कुछ दिनों में, एहसास बिलासूद कर्जा है, एहसास आमदन है, लंगर है, पनाहगाहें हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी एनुअल पे हैं, उनको एग्जीक्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 गुना बजट हमने किया है, उसको 100% हमने उसको यूटिलाइज किया है। 10 साल की ताक़ीद के बाद एक पाकिस्तान का पहला डिजिटल सेंसस है, उसको हमने एग्जीक्यूट किया है। तो इस किस्म की जो बड़ी पुरखुलूस शफाफियत के साथ, मेहनत के साथ जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनको उनके बारे में इस तरह की बात करना, मैं यही कहूँगी कि मुझे अफसोस होता है कि बातें सुन के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सना साहब, बट ये अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट जो तनकीद है उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। अभी अशफाक तुला साहब भी साथ मौजूद हैं और थोड़ा सा हम बात करते हैं कि कौन सा प्लान सस्टेनेबल है, कौन सा प्रोग्राम सस्टेनेबल है और कौन सा नहीं है। और थोड़ी सी गुफ्तगू ये भी रही कि थोड़ा IMF की तरफ से प्रेशर आ सकता है, तो एहसास प्रोग्राम को टारगेटेड सब्सिडी को देखते हुए क्या ऐसा कोई प्रेशर है रियासत पाकिस्तान पर, हुकूमत पाकिस्तान पर? आई डोंट नो आप किस किस्म की प्रेशर की बात कर रहे हैं, मगर अगर आप फिजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो एक तो बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन होती हैं वो कोई बिजनेस नहीं होता कि आप उनको सस्टेनेबिलिटी को उस लेंस से देखें। ठीक, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि अपने पसमानदा लोगों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम तश्कील दें, उनको अंदाज से शफाफियत से चलाएं और उनको पॉलिटिकल टूल न बनने दें। अच्छा। और आपने देखा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि इस काम को शफाफियत से और एक मुनज़्ज़म गैर से चलाया जाए। अच्छा। तो अगर आप फिजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो तो गवर्नमेंट की पिछले 3 साल से कमिटमेंट है कि वो इसकी एक बजट मुख्तस करती है। ठीक है। और मेरे ख्याल से कि IMF ने कभी ये नहीं कहा कि आप सोशल प्रोटेक्शन पे एक्सपेंडिचर नहीं करें। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जहाँ भी सोशल प्रोटेक्शन की बात आई है और पसमानदा तबके के ऊपर एक्सपेंडिचर, उनके प्रोग्राम, उसकी फलाह के ऊपर बात हुई है तो IMF ने कभी उससे हाथ नहीं रोका। ठीक। टू बी फेयर टू देम।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा सानिया साहबा, ये तारीख में पहली बार हुआ एक नया प्रेसिडेंट सेट किया गया है कि इस तरह वजारतों को नंबर दिए जाना, इस तरह कारकर्दगी को जांचना, ये पहले हुआ नहीं है कभी। तो थोड़ा सा बताएं कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ये एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पर नजर आएगा, ये जेलसी फैक्टर भी आ सकता है? देखिए, कंस्ट्रक्टिव जेलसी तो कोई बुरी चीज नहीं होती, इसमें एक हेल्दी कंपटीशन आएगा। आई थिंक एवरीबडी विल बी ऑन देयर टोज। सबको पता होगा कि हमारी जो डिलीवरी है वो मेजर हो गया है, और एवरीबडी विल बी ऑन देयर टोज। इसमें एक हेल्दी कंपटीशन इंट्रोड्यूस होगा। बिल्कुल ठीक है, हेल्दी कंपटीशन होगा। नया कोई टारगेट सेट किया है 2022 के लिए, या जो टारगेट सेट किए हैं उसी की तरफ बस कदम बढ़ाए जा रहे हैं? हमारे लिए जो 2000 इस माली साल के जो टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी एम्बिशियस हैं, काफ़ी हम अचीव कर चुके हैं। हमने ख़ास तौर पे अगले 3-4 माह में ये राशन रियायत से नया प्रोग्राम है, इसको हमने जो है इसको हम रोल आउट करना है। इनफैक्ट इसका रोल आउट शुरू हो गया, स्केल अप करना है। हमारे बाकी जो प्रोग्राम्स हैं बच्चों के तलीमी वज़ाइफ वो मुल्क की सतह पर चल रहे हैं, और हमारा चैलेंज है कि लोगों को आगाही दी जाए, क्योंकि एहसास के अब अक्सर प्रोग्राम सिवाय एहसास के अक्सर प्रोग्राम्स हैं, अब उनकी ऑलमोस्ट नेशन वाइड आउटरीच है। हमारा चैलेंज ये है कि लोगों को नंबर 1 बताया जाए कि वो उससे मुस्तफीद हों। नंबर 2 ये कि एक्सपेक्टेशंस मैनेज करें, क्योंकि जब प्रोग्राम डिलीवर करता है ऑन ग्राउंड और लोगों को मालूम होता है कि वाकई ये लोगों को सिफारिश के बगैर चीज़ मिल रही है, रिश्वत और सिफारिश के बगैर मेरिट की चीज़ मिल रही है, तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो दूसरी हमारा चैलेंज है एक्सपेक्टेशन मैनेज करना, क्योंकि बजट तो लिमिटेड ही होता है। और तीसरा ये कि क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस अब हम इम्प्रूव करें, और जो ऑन ग्राउंड जो बैंकों के जो एजेंट्स हैं, ब्रांचेस बैंकिंग एजेंट्स हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है लोगों से पैसा काटना वगैरह, उस किस्म के चैलेंजेस को काउंटर करना। तो ये 3 किस्म के हमारे चैलेंजेस हैं: कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन। ठीक मैम, बस 2 छोटी छोटी सी बातें। एक, एहसास राशन राइट प्रोग्राम चूंकि वो रीसेंट स्टार्ट हुआ है, वेयर आर वी स्टैंडिंग? और दूसरा, जितने प्रोग्राम्स की आप बात करें, नए प्रोग्राम्स रोल आउट करना, स्कोप का वाइड करना, क्या कोई ऐसा प्रोग्राम, ऐसा प्लान है एहसास के अम्ब्रेला के तले जिसका स्कोप नैरो करने की बात हुई हो? नैरो करने की बात तो किसी प्रोग्राम की नहीं हुई। जो प्रोग्राम चल रहा है, जो उसके अहदाफ थे, हम उसी पे कोविड के बाद किसी को नैरो नहीं किया गया। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जो हमारे पाइपलाइन में थे, हमारी स्ट्रेटजी में थे, मगर कोविड के बाद क्योंकि हमने कोर प्रोग्राम से एक्सपैंड कर दिया, तो नए प्रोग्राम फिर हमने जो शुरू नहीं किए थे वो शुरू नहीं किए। जहाँ तक राशन रियायत का ताल्लुक है, और आपका जो सवाल है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हमारे पास 2 साल पहले, 2 हफ्ते पहले जब हमने 8171 रजिस्ट्रेशन को ख़त्म किया था, तो उस वक्त हमारे पास 1,90,00,000 एप्लीकेशन आई। अच्छा। उसमें से जब हमने एनालिसिस किया तो 1,20,000 यूनिक थी। ठीक है। मतलब कि कुछ लोगों ने बार ही ठीक है था। जब हमने उसको फर्दर एनालिसिस किया तो उसमें 92 लाख फैमिलीज थी, यानी कि 9.2 मिलियन फैमिलीज थी। ठीक है, अहल थी जो एक फैमिली से बहुत लोगों ने भी किया था। तो ये जो 92 लाख फैमिलीज हैं, इनमें से फिर हमारा एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है एनालिसिस का, क्योंकि हम आईडी कार्ड के साथ फोन मैच करते हैं, वो डिफरेंट एजेंसी से डेटा एनालिटिक्स। इस वक्त पिछले 10 दिन से मरहलावार लोगों को मैसेजेस जा रहे हैं कि आप अपनी जाकर और जो स्टोर पर और जो दुकानें, यानी अब लोगों ने वो राशन लेना शुरू कर दिया है? जी हाँ, लोगों ने राशन लेना शुरू कर दिया। पहले 2-3 दिन हमें ऑपरेशन चैलेंजेस आए थे, वो साथ साथ हम सुलझा रहे हैं, और हमारी कम्युनिकेशन कैंपेन अगले 1 हफ्ते में जो है वो रोल आउट हो जाएगी। कम्युनिकेशन कैंपेन इसलिए अहम है कि जब SMS के साथ साथ कम्युनिकेशन कैंपेन होती है तो फिर लोगों को पता चलता है कि जी ये वाकई SMS ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ये जरूरी भी है। जी बिल्कुल ठीक है। सानिया साहिबा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द प्लान्स यू आर डूइंग। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला।
रियासत के प्रोग्राम के लिए नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। इमरान खान का गाड़ी आता है, सुबह का भी खाना देता है और शाम का भी खाना देता है। तकरीबन 8 महीने हो गए हम यहाँ से लेके खा रहे हैं। मेरे जितने लोग भी आते हैं, मजदूर भी खाते हैं, लेडीज भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता कि कोई मजदूर भूखा सोएगा। सब कुछ ठीक ठाक मिलते हैं, इज्जत के साथ मिलते हैं। मैं शाम को इस चौक में आता था तो 15 से 20 लेबर, वो बेचारा यहाँ ना उसके पास रोटी का पैसा ना उसके पास सराय का पैसा। जब उसका पेट भरता है तो उसके दिल से दुआ निकलती है। हम ये इमरान खान के लिए बड़ा दवाई देते हैं। अल्लाह उसको इज्जत दे दे। हमारा तो वज़ीर आज़म है। एक पूरा निज़ाम है ऐसे लोगों के लिए जिनका हम पे हक है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा से, उनकी वजारत से मुतालिक, चूंकि टॉप 10 में बल्कि 3rd नंबर है उनकी वजारत का माशाल्लाह। थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी आपके सामने रखते हैं इससे पहले कि डिस्कशन को कंटिन्यू करें। जो टॉप 10 वजारतें हैं, ज़रा नाज़रीन को ये मालूम तो हो कि किस वजारत ने यूँ तो बहुत काम किया, लेकिन हमने कोशिश की कि एक दो काम उनके हम आपको थोड़े से बताएं भी। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, वजारत मवासिलात, मुराद सईद साहब जिनका पहला नंबर है, तो उनके हवाले से ये ज़रूर हमें आपको बताना है कि रिकॉर्ड इजाफा हुआ है आमदन में। पाकिस्तान पोस्ट का खसारा जो है वो कम किया गया है और 3 साल में इदारे की जो आमदन है उसमें रिकॉर्ड 15 अरब का इजाफा किया गया और नौजवान वज़ीर मुराद सईद साहब को इसीलिए तो मिला है पहला नंबर। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितना रोड नेटवर्क उनकी वजह से फैला, तो जनाब 2000 किलोमीटर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने देखे वो कंप्लीट हो रहे हैं। और इसके अलावा जो 3300 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट्स हैं बलोचिस्तान के, उनका आगाज़ किया जा रहा है। तो बलोचिस्तान और पूरे मुल्क के जो रोड नेटवर्क है उसकी हमने बात की है। अगर हम बात करें असद उमर साहब की, तो एनसीओसी का तो शानदार काम रहा है विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19। स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, कौन सा सेक्टर उसको ज़रा बंद नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से उसमें हमने नई एसओपीज़ को लागू होते देखा, जिस तरह एनालाइज किया जाता रहा, और फिर मैस वैक्सीनेशन कैंपेन्स, इसमें एनसीओसी का किरदार बहुत अहम रहा है। उसके अलावा हमने बात की ज़ाहिर है सानिया निश्तर साहिबा की। एंड देन चौथे नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो जनाब टेली स्कूल्स, स्कॉलरशिप्स, और ज़ाहिर है कोविड के दौरान तो बच्चों ने नारे भी लगा दिए कि बच्चों के वज़ीर आज़म शफकत महमूद साहब, चूँकि जब जब छुट्टियाँ दी गई बच्चों ने नारा यही लगाया, पर इस पर शफकत महमूद साहब ने मुझे याद है ये कहा था कि उनका दिल दुखी होता है, तकलीफ उन्हें होती है जब भी इस तरह बच्चे खुशी का इजहार करते हैं, जो कि ज़ाहिर है ये जो हर्ज हो रहा है तालीम का, इसका बच्चों को इदराक भी होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं जनाब, 5वां नंबर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, दैट इज वन सच थिंग जो कि शीरी मजारी साहबा की तरफ से किया गया है। ह्यूमन राइट्स एक्शन प्लान बहुत अहम ये भी, और ज़ाहिर है इसकी तरफ बढ़े। तो इस तरह तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने खासा बेहतर परफॉर्म किया और दैट इज द रीजन कि उनको उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नंबर मिले। लेकिन यहाँ पर एक ट्वीट दिखा देते हैं पहले आपको फवाद चौधरी साहब की, चूंकि लोग बड़ा सवाल कर रहे थे कि फवाद साहब की मिनिस्ट्री उसका नंबर क्यों नहीं है, तो जनाब बिल्कुल उस पर हम बात भी करेंगे कि काबीना के जो 10 वजारतें उनको बेहतरीन कारकर्दगी पर एक तो फवाद साहब ने मुबारकबाद दी और कहा है कि इसलिए जगह नहीं बना सके कि कारकर्दगी उन प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है जो वजारत वज़ीर आज़म ऑफिस को दी जाती है। वो कहते हैं कि जो कुछ मंसूबे जिसमें रद्दोबदल किया गया जो कि उनके ख्याल में ज़्यादा सूदमंद होंगे, तो इसलिए उसकी वजह से इस बार नहीं लेकिन अगली बार इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। और जाहिर है जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी हुकूमती प्रोजेक्ट हैं, वो सब आवाम के सामने लाने में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का बहुत अहम रोल होता है। अब जरा इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया शहजाद अकबर साहब ने, उनसे हम शहजाद अरबाब साहब ने माज़रत के साथ SAPM है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। शहजाद अरबाब साहब थोड़ा सा प्लीज बताइएगा,
मैंने सानिया साहब से भी सवाल किया था कि ये हेल्दी कंपटीशन ही है, क्योंकि पहली बार हुआ है सर इस तरह वजारतों को नंबर दिए गए हैं, पहले कभी हुआ नहीं है, तो ये हेल्दी कंपटीशन ही समझे सर इसको? एब्सोल्युटली हेल्दी कंपटीशन है। कंपटीशन के बगैर तो आप आगे जा नहीं सकते। ऑब्वियसली जिस महकमे में भी कंपटीशन नहीं होगी वो आगे कैसे जाएगा। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पब्लिक सेक्टर में ये चीज़ मुतारिफ कराई गई है, और मैं समझता हूँ कि इसके बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं। और मैंने अभी एक दूसरे प्रोग्राम में मैं कह रहा था कि हमने ये स्टार्ट किया है सितंबर 2019 से। सही। ये बोनस इसमें अभी है, बिकॉज हम इंक्रीमेंटली इसको हम बढ़ा रहे थे। बेसिकली इनिशियली हमने एक पायलट किया, उसके बाद हमने पिछले साल का पूरा साइकिल जो 2021 का उसके परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स किए, और इसके बाद हमने ये 2 साल का अभी जो किया है, तो इसके अभी हमने ये दो क्वार्टर्स के 6 मंथ ऑफ 21-22 के एवेल्युएशन की, और एवेल्युएशन की बुनियाद पर हमने कैबिनेट ने ये फैसला किया कि जो टॉप 10 है उनको कोई बोनस और सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए। अच्छा, असल में ये प्राइवेट सेक्टर में तो ये चीजें होती हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान। अच्छा शहजाद अरबाब साहब, एक बात और, क्या ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है? क्या आप आइंदा आने वाले सालों में भी इसी तरह से देखेंगे कि कारकर्दगी सामने लाई जाएगी अवाम के, बताया जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने कैसा परफॉर्म किया है? बिल्कुल। ये अभी ये हमने जो बोनस का फैसला कैबिनेट ने किया है, ये 6 मंथली बेसिस पे किया है। अब आइंदा जो 6 मंथ्स हैं एंड ऑफ द फिस्कल ईयर, उसमें फिर मिनिस्ट्रीज की एवेल्युएशन होगी, रिव्यू होगा, और उसकी बुनियाद पर जो टॉप 10 वाले मिनिस्ट्रीज होंगे उनको इसी तरह बोनस और सर्टिफिकेट मिलेंगे। ठीक है, तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है सर। तौला साहब भी साथ मौजूद है, तो मैं जरा दूसरे मौजूद की तरफ आता हूँ। थोड़ा सा कमेंट आपसे, थोड़ा सा तौला साहब की तरफ भी मैं जाऊंगा। सर, इमरान खान साहब ने महंगाई से मुतालिक जो गुफ्तगू की जनवरी के हमने नाज़रीन को सुनवाई भी, इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको नींद नहीं आती, वो जानते हैं कि आवाम कितने परेशान है। सर थोड़ा सा बताएं, माफिया का जिक्र इमरान खान साहब करते आए हैं, बार बार जिक्र करते आए हैं कि माफिया को नहीं छोड़ेंगे। सर जब बात माफिया की, तो एक माफिया जरूर ऐसा है जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। सर कहां तक पहुंचे हम उस माफिया को कंट्रोल करने में? शहजाद अरबाब साहब। ये मुझसे सवाल? जी सर, आपसे ही। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स के मौजू पे आप बात कर रहे हैं। जी सर, मैं जानना चाह रहा था आपसे कि आपकी इस पे क्या राय है कि कितना हम लोग काम कर पाए सर माफिया को काबू करने में? देखिए, माफिया पे काम तो काफी हुआ है, लेकिन अब अगर आप कहें कि माफिया 1, 2, 4 एक्शन लेंगे और उसके साथ माफिया खत्म हो जाएगा, तो इतनी आसानी से ये पाकिस्तान का माफिया खत्म होगा नहीं। और इसमें स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। आई मीन इतने ज्यादा स्टेक्स हैं कि वो इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं। आई मीन इट्स बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीज। और दूसरी बात ये कि एंट्रेंच्ड है, तो इतनी आसानी से होगा नहीं। मतलब है कि उसको काफी उनको जो कमर है काफी हद तक तोड़ी गई है। ठीक है, लेकिन आई थिंक इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग एक्शन हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, माफिया की कमर टूटी है, लेकिन आप कहते हैं कि उन्हें खत्म करना खासा मुश्किल होगा। अशफाकुल्लाह साहब, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, कि वाकई ऐसा है क्या हुकूमतों के लिए, रियासतों के लिए ये माफियाज इतने तगड़े, इतने मजबूत होते हैं कि कमर भी तोड़ दी जाए फिर भी वो एक्टिव ही नजर आते हैं? इशू हमेशा ये होता है, बिजनेसमैन तो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। आप इसको डिमांड सप्लाई के मैकेनिज्म पे छोड़ दें। आप जितना रेगुलेट करना जाएंगे ना, उतना नहीं होगा। अच्छा, देखिए जैसे शुगर की शॉर्टेजेस आई, तो हमने 125 रुपए किलो से बाहर से आपने चीनी मंगाई, सही, और वो अब कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल भूरा, बिल्कुल ऐसी पतली चीनी है कि वो अब बेकरी आइटम्स में भी नहीं चल सकती। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रेगुलेट ना करें, डिमांड सप्लाई के मैकेनिज्म पे छोड़ दें। अब हम जितनी सब्सिडीज दे रहे हैं, फर्टिलाइजर को जितनी सब्सिडी दे रहे हैं, या दूसरे शोबों को हम जितनी सब्सिडी दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, आप डिमांड सप्लाई यूरिया के मामले पर सब्सिडी का फायदा नहीं हुआ सर? किसी में भी नहीं। अच्छा, आप देख लेना, आपको लाहौर हाई कोर्ट ने एक मरतबा दिया कि रमज़ान में आप 78 रुपए की चीनी बेचें। लाइनें लग गई और 100 रुपए की बाहर मिल रही थी, 78 रुपये, 22 रुपए के लिए वो 6-6 घंटे बंदे खड़े होते थे। तो क्या आपकी वक़्त 22 रुपए की हैसियत क्या 6 घंटे की लाइन में खड़ा रहना है? सर लेकिन आपको लगता है कि उसका तो हल इस टारगेटेड सब्सिडी के जरिए कर दिया ना?
देखिए, तो फिर अगर आपने कर दिया तो दूसरी तरफ आप उनको छोड़ दें डिमांड सप्लाई पे, अच्छा, लेट इट गो। हाँ, अगर कोई होर्डिंग करता है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, प्राइस कंट्रोल, होर्डिंग, इन चीज़ों को देखें, उनका तदारुक करें। इसमें वैसे सर आपने क्या ऑब्जर्वेशन है पिछले 1-1.5 साल से, क्या मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमत ने जो डंडा उठाया तो नजर भी आया उनको डंडा मारते हुए? उल्टा ही काम हुआ है। अच्छा, आप मुझे बताएं ना, कहाँ महंगाई में कमी हुई? तो माफिया तो कर्व हुई नहीं आपकी। क्या शुगर की प्राइस कम हुई? नहीं हुई। लेकिन सर कराची के अलावा गंदम की जो कीमत मुकर्रर की गई उस पे आटा तो मिल रहा है, नहीं गंदम की कीमत वो मुकर्रर करने के आटा बाद। जो कराची का आटा है, इसमें बहुत फर्क होता है। अच्छा, आप जरा चेक करा दें। नहीं मैंने सर कराची की चक्की का आटा भी खाया और यहाँ की चक्की का आटा भी खाया है। देखिए, वो फ़र्क होता है, मगर आपको मैं आज भी बताता हूँ कि मैं किसी की तारीफ या किसी की बुराई नहीं कर रहा। कभी भी आप आर्टिफिशियली किसी को कर्व करने जाएंगे ना कि नहीं इस प्राइस पे बेचो, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अब आप अक्सर देखते हैं दूध की प्राइस फिक्स कर दी है, पानी ज़्यादा मिला देंगे। जब दूध के डब्बे पे सेल्स टैक्स लगाया था तो आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने इसकी मुखालफत की थी। वजह ये नहीं थी, वो तो 5% बिकता है डब्बे का दूध। इसका मतलब सर ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के गैप को मिनिमाइज करना है? नहीं, देखें, आप होर्डिंग को और प्राइस कंट्रोल रखें, मगर अगर आप ये कहेंगे नहीं जी मैं, जैसे आप छापे मारें, बोरियां रिकवर करें फर्टिलाइजर की, बिल्कुल ठीक है, करें, ये आपका काम है, ठीक। मगर जिस दिन आप प्राइस फिक्स करने गए ना, उस दिन मेरा ख्याल है आप सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने देखे गन्ने की सपोर्ट प्राइस रखी, अब वो कितनी रिकवरी देता है, मेरा ख्याल है वो जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें भी कुछ मेरा ख्याल है बड़ी ठीक ठाक किस्म की कंग्रुविटीज थी, मगर किसी ने जांची नहीं। सही। फॉरेंसिक ऑडिट इतना आसान नहीं होता काम, मेरा तो ये पेशा रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को अब इससे बेहतर है अगर हम कहते हैं माफियाज को ख़त्म करना है। माफियाज ख़त्म होंगी जब इनको आप आपस में लड़ाएंगे। ठीक। हाँ, उनका कार्टेल ना बनने दें, वो कंपटीशन कमीशन बैठा हुआ है, उनको होर्डिंग ना करने दें, उनकी जगहों का आपके पास पता होना चाहिए कि जी इनके गोदाम कहाँ पर है, ये बिकते कहाँ पर है। अगर रियासत को यही नहीं पता तो फिर रियासत तो फेल होगी। उन चीज़ों का तदारुक करना है आप। बिल्कुल ठीक। और आप अगर हाँ, गरीबों को जो आप दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है, आप टारगेटेड सब्सिडी दे दें। टारगेटेड सब्सिडी देंगे, अगर फ़र्ज़ करें आप समझते हैं कि गरीब के घर का बजट इतना होना चाहिए और इसकी कमाई इतनी है, आपका सर्वेज होते हैं, 3 टियर पे सर्वेज होते हैं, और सर्विस हुए भी हैं। उन सर्वेस के हिसाब से अगर आप देखें कि घर चलाने के लिए पर हेड कितना, पर कैपिटा या पर फैमिली कितनी सब्सिडी देनी है, आप उस हिसाब से टारगेटेड सब्सिडी को एलोकेट कर दें। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इजी टू डू। अब आप एंड इम्पैक्टफुल एज वेल। अब आप देखें, अभी मैं देख रहा था, वो आप मैडम से भी बात कर रहे थे, मैं खुद इंडोर्स करता हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है मैडम की। अब 70% वो क्वांटिटेटिव था और 30% क्वालिटेटिव। जब एक परफॉर्मेंस क्वांटिटेटिव अगर ऊपर आ जाए तो फिर क्वालिटेटिव की जरूरत नहीं होती, फिर वो बायस आ जाता है। आपको लगता है कि क्वांटिटेटिव कम और क्वालिटेटिव ज्यादा होनी चाहिए थी? क्वांटिटेटिव मैं कहता हूं जो आ गई वो आ गई। ठीक। क्वालिटेटिव क्या होती है चीज? क्या मेरी तकरीर पसंद आ गई वो क्वालिटेटिव है? नहीं, आई एम सॉरी। मेरे ख्याल से मैडम की मिनिस्ट्री नंबर 1 होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है सर, मैं खुद आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं। फिर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो वो रैंकिंग है, वो शक्की नैरेटिव देंगे आप। ठीक है जी, मैं नहीं समझता कि ये ऐसा कोई तजर्बा। और एक और चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। अब एक मिनिस्टर 3 साल से एक मिनिस्ट्री चला रहा है। अब शेख रशीद साहब को देख लें, ठीक, 2 जगह फवाद चौधरी को देख लें, हमेशा फोर फ्रंट पे मुजाहिद की तरह लड़ा है, बस एंड में क्या दिया उसको, टॉप 10 में नहीं आ इस पर सर कमेंट ले भी लेते हैं। सेनेटर फैसल जावेद साहब ने ज्वाइन किया है सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज का ये रिपोर्ट कार्ड, अभी सर कहते हैं कि वो उनको ये लगता है कि सानिया साहिबा नंबर 1 होनी चाहिए थी। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि मुराद सईद साहब या असद उमर साहब ने कहा बच्चा नहीं किया, बट ज़रा शायद वो जो एहसास प्रोग्राम है उसका स्कोप बहुत वाइड था। तो एक तो ये बात कि आप इससे किस हद तक मुत्तफिक है, कोई ऐसा दोस्त तो नहीं जिसके हवाले से आपकी राय भी ये हो कि नहीं इनको जरा और नंबर मिलने चाहिए थे? जी, मेरा ख्याल है पहली चीज तो ये है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जब काम कर रहे थे तो वहाँ पे क्वार्टरली ये KPIs के ऊपर जांचा जाता था, और गवर्नमेंट में इस चीज का आना हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। ये बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है, पहली बार। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं उसके अगेंस्ट आपने डिलीवर करना है, और ये इनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को नापना तोलना
ये बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और ये तारीख में पहली बार हुआ है हिस्ट्री में। और उसी तरह हम जब देखते हैं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है पूरी, वो भी बाय रूल्स चलती है कि रूल्स के मुताबिक तो काम कर दिया, लेकिन KPIs नहीं होते हैं। तो इस चीज का ब्यूरोक्रेसी के अंदर आना, गवर्नमेंट के अंदर आना, इस नई चीज का शुरू होना, ये खुशाइंद है। बाकी इसकी कैसे प्रेजेंट किया उन्होंने, रेटिंग क्या थी, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, आई थिंक स्कोर कार्ड देखना चाहिए कि 80 में 23 वजारतें हैं जिसने 80 क्रॉस किया है, और इसी तरह कुछ वजारतें हैं जिन्होंने 90 क्रॉस किया है। तो 80 अगर आपके 100 में से पर्चे में 80 नंबर आते हैं तो ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन फिर इसकी 1 2 3 कर देना, इस पे बहस भी हो रही है। मेरा ख्याल है इसको देखना होगा, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये आपने अपने KPIs के अगेंस्ट डिलीवरी पे बात हो रही है। तो इन्होंने जो रेटिंग कर दी ना 1 2 3 4, उस पर अजीब सी डिस्कशन शुरू हो गई है, और जो कि हेल्दी है फैसल भाई। तो जी, और ये डिस्कशन हेल्दी भी है। हेल्दी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो वजीरों की या मिनिस्ट्रीज की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, और उन्होंने 80+ किया हुआ है, वो नंबर 12 पे हैं या 15 पे हैं, तो उनको बिलावजह तनकीद का भी कुछ जगहों पे निशाना बना। अच्छा, उस पर फैसले में इजाजत दीजिएगा, क्योंकि फवाद साहब पे ज़ाहिर लोगों ने कहा कि मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो उस पर हमने थोड़ा सा एलेबोरेट भी किया है कि हर मिनिस्ट्री का काम दिखाना आवाम को मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट एट द सेम टाइम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की मैं बात कर लूँ, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की बात कर लूँ, मैंग्रोव्स के जंगलात की बात करूँ, खासा फोकस इमरान खान साहब करा, खासा अच्छा परफॉर्म करते रहे, तो क्या जरताज गुल साहबा नाराज हो गई हैं? ये किसने कहा आपको? नजर नहीं आ रही वो शुरू में मुझे, उनका काम इतना अच्छा, प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे। जो मलिक अमीन असलम और जरताज गुल 2 लोग हैं वहां पर, जी जी, और बहुत ही कमाल काम किया, और इसमें कोई शक नहीं। उनकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो तो दुनिया ने एक्नॉलेज किया, और प्राइम मिनिस्टर ने कई दफा उनके काम को एक्नॉलेज किया है। ये वो प्रपोजल्स थे या वो इंडिकेटर्स थे जो जमा कराए गए थे PM हाउस में या PM ऑफिस में, और उनके अगेंस्ट नापा गया है, तोला गया है। तो उनके अलग होंगे और उनका अलग टाइम होगा जब उनकी एवेल्युएशन होगी कि उनकी कब टाइम पूरा हो रहा है, जो उन्होंने अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखे थे सामने। लेकिन ये अच्छी बात है कि हर एक मिनिस्ट्री का अलग से हो रहा है। मिसाल के तौर पर मुराद सईद से ये नहीं पूछ सकते हैं कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए क्या किया। भाई ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर शीरी मजारी साहब, तो मैं एक चैनल पे सुन रहा था, बड़ी गड़बड़ डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि फवाद चौधरी की आपने बात की है, आज मैंने इस पे ट्वीट भी किया है कि देखिए फवाद चौधरी की जो वजारत है उसका काम बाकी सारी वजारतों का काम है, नो डाउट। मतलब उन सब की प्रोजेक्शन करना, उनको दिखाना। तो अगर नंबर 1 पे कोई है या नंबर 2 पे या नंबर 3 पे है, तो इसका मतलब है फवाद साथ खड़े। क्या बात है। ठीक है ना शुएब, को शेयरिंग करवा दें इनको। एक चीज ठीक नहीं किया है, बाकी ठीक है, लेकिन माजरत के साथ ये इन्होंने 1 2 3 4 गलत किया है। अच्छा, क्योंकि आप अबव 80 देखें और अबव 90 देखें और अगली बार की तैयारी करें, क्योंकि आपने देखना क्या है, जांचना क्या है, आपने इंडियन ICC की रेटिंग नहीं निकालनी है, आपने निकालना है कि उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अगेंस्ट वो कितने % किए हैं। फिर कहूंगा कि एक ने अगर 100 में से 80 नंबर लिया पर्चे में, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, यानी सारी क्लास के मार्क्स बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, बेशतर के बहुत ही अच्छे, और जिनके नहीं अच्छे हैं वो फिर जाहिर है कंपटीशन है तो उसमें इंप्रूवमेंट वो ला सकते हैं। मैं एक सवाल कर लूं फैसल साहब? जी, अशफाक तुला सब साथ मौजूद है, ही वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। फैसल भाई, ये कहीं सेमेस्टर सिस्टम तो नहीं हो रहा अगले इसमें ये फेल हो जाए और अगले पास हो जाए? सेमेस्टर, मैं समझ रहा हूँ ये सेमेस्टर सिस्टम तो नहीं है कहीं पे कि इस मरतबा आपको GPA और अगले मरतबा 2.5 आ जाए। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से खुल के खुद ही गवर्नमेंट अवाम के सामने रखी। इससे पहले तो परफॉर्मेंस ये होती थी ना कि अपने जाती केसेस में सुप्रीम कोर्ट पे कितनी हाजिरी है किसी की, या किसने अच्छी तरह से बैग उठा के पीछे पीछे चल रहा है, या कोई कितनी करप्शन करके दे रहा है, या कोई कितनी 2 नंबरी के अंदर कितना कमाल है, सही परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते थे। अब तो बिल्कुल जो वजारतों की अपने डिलीवरी है उसके ऊपर है।
लेकिन अगेन इन्होंने जो सेमेस्टर की बात की है, ये अच्छी बात ये है कि अगली जो सहमाई होगी, जो भी इवैल्यूएशन होगी, उस पर पूरा जोर लगेगा। अच्छा, इसमें सिर्फ वजीर नहीं है, इसमें पूरी ब्यूरोक्रेसी है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इन वजारतों के साथ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सब जो वजारतों, यानी सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं है, पूरी टीम्स की इवैल्यूएशन है ये। जी, पूरी टीम से ज्यादा काम तो आपको पता ही है, मिनिस्टर का काम है एक विजन देना और चीजों को ओवरसी करना। ज्यादा काम तो फिर उनका होता है जो कि सेक्रेटरीज होते हैं, और वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और बात बताऊं, जी, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसका कमाल का काम रहा है, यानी कि इस कदर जबरदस्त काम रहा है, लेकिन आपको वो रैंकिंग में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो केपीआई अपने सबमिट नहीं की, क्योंकि जो बहुत से हालात वक्त के साथ बदलते हैं। जिस तरह अभी चाइना का प्राइम मिनिस्टर का एक सक्सेसफुल ट्रिप था, तो एक साल पहले उस प्रपोजल में ये नहीं होगा। इसी तरह बाकी चीजें नहीं होंगी जो हमने ओआईसी की कमाल की कॉन्फ्रेंस किया पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने अमेरिका से लेके, चाइना से लेके, आप हर जगह देख ले, अब फॉरेन पॉलिसी आज हमारी, नो डाउट, स्पेशली फैसल भाई विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर इशू, जिस तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब को उनकी टीम का काम रहा है, उसको तो जितना सराहा जाए कम है। लेकिन फैसल भाई मुझे ये बताएं कि क्या इस कारकर्दगी की बुनियाद पर, इन नंबर्स की बुनियाद पर कहीं कोई रद्दोबदल तो नहीं होगा, कोई मिनिस्टर अपनी कुर्सी खो तो नहीं देगा? ये समझ नहीं है, क्योंकि ये तो प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है, इस पे मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। लेकिन चेंजेस जो हैं वो वक्त के साथ होती हैं, लेकिन इनकी इस बेसिस पे हो जाए, मेरा ख्याल है ये खारिज इम्कान है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कमाल की कारकर्दगी रही बेशतर वजारतों की, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उस पर होगा। लेकिन अदरवाइज ये तो फिर कैप्टन की सवाबदीद है कि वो किस वक्त किस प्लेयर को मैदान में उतारते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्टली एक और मौजू पर बस आपको कमेंट ले लेता हूं कि चूंकि प्रोग्राम का आगाज मैंने किया था कि महंगाई एक बड़ा मसला है और इसका सिर्फ अवाम परेशानी, इमरान खान साहब खुद कहते हैं उनको नींद नहीं आती। जो 15% अलाउंस में इजाफा किया गया सरकारी मुलाजमीन की, फैसल भाई क्या प्राइवेट यानी कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी प्रेशर बिल्ट हो रहा है हुकूमत के इन इकदाम से कि वो भी तनख्वाह में इजाफा करें? जिम्मेदारी उनकी भी है। जी हाँ, बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर ने जब अपनी कौम से खिताब किया था तो उन्होंने बताया था कि 930 बिलियन उनको इजाफी प्रॉफिट हुआ है। जो प्राइवेट सेक्टर की जो कॉर्पोरेशन हैं, इदारे हैं, तो उनको अपील किया था उन्होंने कि अपनी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा करें, और कईयों ने कर दिया है। हमने देखा कि बैक टू बैक लोग कर रहे हैं और इससे बड़ा अच्छा जा रहा है, लेकिन काफी उन्हें अभी करना भी है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां मिलेगी। अच्छा, क्योंकि तनख्वाह में मजीद इजाफा होगा और लोग कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहा है। ये आप खुशखबरी दे रहे हैं फैसल भाई जाते जाते? खुशखबरी नहीं, ऐसा हो रहा है। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है और इंशाल्लाह सर मेरा ख्याल है कि पीटीवी के लिए ऐलान कर दें कोई। हाय हाय, एक खुशखबरी ये भी है कि आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में तनख्वाह में इजाफा होगा इंशाल्लाह। आपकी जुबान अल्लाह मुबारक करे सर। टेलीविजन की तो पाकिस्तान टेलीविजन इतना अच्छा काम कर रहा है, इतनी अच्छे आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एचडी कर दिया है, और अब आपकी तनख्वाहें भी बढ़ानी चाहिए इन्हें। सर थैंक यू। फैसल भाई थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे। अब इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते हैं। अशफाकुल्लाह साहब आपका बहुत शुक्र मौजूद थे प्रोग्राम में। वक्त ही आपने नाज़रीन, वक्त खत्म। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा प्रोग्राम रियासत के हवाले से। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।